नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले सीरीज़ में हमने किया था, जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक का अपडेट आया था एशियन इकोनॉमीज़ को लेकर, खास करके जिस तरह से चिंता जताई गई थी ईस्ट एशिया पैसिफिक को लेकर, जिस तरीके से बताया गया था, और चाइना को लेकर जिस तरीके से बताया गया था कि ईस्ट एशिया पैसिफिक के अंदर जो ग्रोथ होगी वो 0.9% की होगी, जो कि लोएस्ट होगी 1967 से, यानी 50-53 सालों के बाद जो पेंडेमिक का जो असर हुआ है भयावह। जिस तरीके से ईस्ट एशियन टाइगर्स कहा करते थे उन्हें एक टाइम, और जिस तरीके से उन्होंने इंपोर्ट पे अपनी स्ट्रेंथ बनाई, आशियान ने जो अपना एक क्लाउड तैयार किया उसने ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर, जिस तरीके से उनका सक्सेस रहा है, वो सब काफ़ी हद तक अंडर स्कैनर आ गया है, अंडर प्रेशर आ गया है, अंडर थ्रस्ट आ गया है कि वहाँ पे रिवैम्प चाहिए। और उसी सीरीज़ के अंदर हमने एशियन इकोनॉमिक सीरीज़ के अंदर आज हम बात करेंगे थाईलैंड इकोनॉमी की जो क्राइसिस है। ये एक बहुत क्लासिक केस स्टडी है एक तरीके का। आप इसमें देखिएगा कि क्या मजबूरियां हो जाती हैं सरकारों की, किस तरीके से उन्हें पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ के बाद उन्हें इकोनॉमिक हकीकत का सामना करना पड़ता है। तो इसमें हम सारी चीज़ें देखेंगे। और थाईलैंड की इकोनॉमी जो है वो काफ़ी क्रूशियल है साउथ एशिया, अगर आप ईस्ट एशिया की बात करेंगे, जिस तरीके से आप सारा का सारा जो रिकवरी है एशियन टाइगर्स की आप बात करेंगे, तो इसमें जो थाईलैंड की भूमिका है वो हमेशा से अग्रणीय रही है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है, टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी रही है इसकी। तो चलिए हम इस पर बात करते हैं, जिसका कि नेशन डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जो है वो 57.2% हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, और इनको फोर्स होना पड़ा है $46 बिलियन को, ताकि ये फंड रिकवरी की तरफ जा सकें। चलिए अब इसको देखते हैं, इसमें एनालिसिस करते हैं इसका। इसमें देखिए जो बैकड्रॉप है इसका और जो बोरोइंग प्लान है वो थ्री ब्रॉड सेगमेंट्स को लेकर के है। किस तरीके से इन्होंने सारी बोरोइंग करनी है, तो एक तरीके का जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं ये किस तरीके से एक्सपैंड करते हैं अपने फिजिकल स्टिमुलस को, किस तरीके से कोविड पैंडेमिक के मद्देनजर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसका जो ब्रॉड प्लान है, बेसिकली मैं आपको इसका बैकड्रॉप दे दूँ तो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी जिसको चेयर किया था ऑब्वियसली उनके प्राइम मिनिस्टर ने, प्रायुत चैन ओचा। मैं स्पेलिंग बोल देता हूँ, PRAYUTH, प्रायुत, CHAN चैन डैश OCHA ऊंचा। इन्होंने जो अप्रूव किया था, एक तरीके से इन्होंने अप्रूव कर दिया है उनकी कैबिनेट ने 1.47 ट्रिलियन बट जो है ये इस फिजिकल ईयर के लिए ये लोग 1 अक्टूबर से जो स्टार्ट होगा ये उसके लिए बोरोइंग के लिए जा रहे हैं, जो इनका नया सत्र शुरू होता है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं क्या, जैसे कि थ्री ब्रॉड सेगमेंट्स में तो न्यू बोरोइंग जो होगी वो प्लान अप्रूव हो चुका है 1.47 ट्रिलियन भेट का BHAT। और जो इनका एक तरीके से ईस्ट एशिया क्राइसिस ऑफ 1997 में अगर आप देखें, तो वहाँ से जो ईस्ट एशियन क्राइसिस जो शुरू हुआ था उसमें सबसे पहले थाईलैंड की ये भट जो करेंसी थी, सबसे पहले ये इसका बहुत बुरी तरीके से डिवेल्युएशन हुआ था, ये क्राइसिस में आई थी, और इसका स्पाइरल इफेक्ट पूरे एशियन टाइगर्स में गया था। इस लिहाज से भी थाईलैंड की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी एक तरीके से ट्रिगर कर सकती है कोलैप्स को फिर से, जो कि हम देख चुके हैं 1997 के अंदर। तो ये बोरिंग कैसे यूज़ होनी है, तो डेप्ट रीपेमेंट जो इनकी हैं वो 387.4 बिलियन भट की हैं, और एग्जिस्टिंग डेब्ट जो अंडर मैनेजमेंट है ये ऑलरेडी 1.28 ट्रिलियन भट का है। और इसमें पेंडेमिक ने इसकी स्थिति जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से दयनीय स्थिति बना दी। तो बहुत मैसिव एफर्ट्स चाहिए इसको वापस रिवाइव होने के लिए। तो उसमें जो फंड रेजिंग जो इसके सीन, जिस फंड रेजिंग नहीं कह रहा हूँ मैं, उसकी जो ये सारा का सारा जो एक तरीके से जो नया फंड इन्होंने इकट्ठा करना है, किस तरीके से जो अप्रूव कर दिया है 1.47 ट्रिलियन का, इसकी फंड राइजिंग जो होगी वो उसने डाउन हो गई है 11% फ्रॉम अ रिवाइज्ड 1.66 ट्रिलियन बट दिस ईयर। तो इन्होंने रिवाइज की है। तो इन्होंने एक तरीके से ऑस्टेरिटी मेजर्स की तरफ ये साफ इंडिकेशन जा रहा है कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो स्पेंडिंग पे कट लाएगी। तो जाहिर सी बात है उसका पॉवर्टी पे इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है। पब्लिक फंडिंग पे इसकी कटिंग होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे इसकी कटिंग होगी, स्कूलों में पेंशन जो भी है वहाँ पर, उस लिहाज से। तो 1.66 ट्रिलियन होना था, लेकिन उन्होंने इसको रिवाइज करके 10% के कट के साथ 1.47 आया। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो अगर आप बोरोइंग को देखें तो ये किस तरीके से स्टिमुलस पैकेज है, बजट डेफिशिएट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स हैं, और बेल आउट। इसमें खास बात गौर करने की है, सारी इकोनॉमी चाहे वो अमेरिका की तो क्यों ना हो, वो एयरलाइंस इंडस्ट्री में जिस तरीके से 32,000 जॉब्स को रेस्क्यू करने के लिए व्हाइट हाउस एडमिनिस्ट्रेशन परेशान है, सीनेट परेशान है, उनके सेक्रेटरी ट्रेजरी दिन रात काम कर रहे हैं, और इलेक्शन सर पे है तब ये हालात है। तो यानी हर कोई चाह रहा है अपनी किसी तरीके से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बचा लिया जाए, बेचा ना पड़े, उसको सिक ना होने दिया जाए। लेकिन हमारे यहाँ जस्ट रिवर्स है। तो उसका कितना हद तक है उस पर हम काफ़ी बातें कर चुके हैं। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो जो पब्लिक डेप्थ GDP का जो रेशियो है ये वाइडन हो जाएगा
जाएगा 57.23% को 2020-21 के अंदर। तो ये जो इम्प्लीकेशन होगा बोरोइंग का, इसके लिए एक स्ट्रेटेजी, किस तरह की कारगर स्ट्रेटेजी थाईलैंड इकोनॉमी के लिए कारगर रहेगी, उस पर काफ़ी मंथन होना चाहिए। जो ईस्ट एशिया टाइगर्स का क्राइसिस अगर ये एशिया में आता है तो इसका स्पाइरल इफेक्ट पूरे एशिया के अंदर आएगा और इंटर्न ये ग्लोबल रिसेशन को भी ट्रिगर कर सकता है, जिस तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमिक अपडेट ने कहा है। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद जो ग्रोथ मॉडल्स हैं इनके ऑब्वियसली बिग प्लान्स हैं, जल्दी से जल्दी कोविड का असर खत्म करें, बाहर निकलें, पॉवर्टी से निकलें, पॉवर्टी में ज़्यादा लोगों को ना जाने दें। जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि जो एक तरह से 38 मिलियन जो है वो पॉवर्टी के अंदर चले जाएंगे या वहीं रहेंगे। तो काफ़ी कुछ हो रहा है ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर। कोविड ने बहुत बुरी तरीके से चरमरा दिया है सारी अर्थव्यवस्थाओं को। तो जो एक तरीके से देखा जाए तो इन्होंने एक तरीके से उनका सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट है, इन्होंने अनवील किया है, एक तरीके से लाए हैं ये 1.9 ट्रिलियन भटका स्टिमुलस पैकेज साल के शुरू में ही ले आए थे ये। लेकिन जो ये था, इसमें जो फ्लिप साइड है इसका, जो सारी सरकारों के लिए मैसेज है, घोषणाएं बड़ी बड़ी होती है। हमारी यहाँ भी हुई थी 20 लाख करोड़ का, लेकिन एक्चुअली अगर वो इकोनॉमी में कितना लगा है ये सबको पता है। और इसी तरीके से थाईलैंड इकोनॉमी के अंदर 1.9 ट्रिलियन का जो उनका सेंट्रल बैंक और जो उनकी गवर्नमेंट ने बड़े जोर शोर से घोषणा की थी, उसका सिर्फ 1/3 ही खर्च हो पाया है। यानी इसका इंडिकेशन साफ है कि सरकारों को स्पेंडिंग से दिक्कत हो रही है, फिस्कल डेफिसिट। और ये सीधा सीधा गाइडलाइन है जो वर्ल्ड बैंक और आपका जिस तरीके से आईएमएफ रेगुलेट करते हैं इकोनॉमीज को, जिस तरीके से बोरिंग से पहले वो स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात करते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजिंग में आता है सबसे पहले अपने फिस्कल डेफिसिट को। लेकिन अगर ये बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं, पॉल क्रुगमैन हैं और जोसेफ स्टिग्लिज हैं, इन्होंने बार बार कहा है कि गवर्नमेंट का बिजनेस ही घाटे का है। तो यहाँ पर तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और 2 से 2.5% फिस्कल डेफिसिट बढ़ना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इतना ये हमेशा होगा, क्योंकि इट्स नॉट अ प्रॉफिट, इट्स लाइक अ वेलफेयर स्टेट। लेकिन सरकारें इसको बहुत चिंतित रहती हैं। तो फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए सबसे पहले वो स्पेंडिंग में जाएंगे, ऑस्टेरिटी मेजर्स पे जाएंगे। तो इन सब का जो इफेक्ट होगा। और इसमें मैं आपको एक बार और बताता चलूं कि जो उनकी लीगल लिमिट है वो 60% है बोरोइंग की। तो जिस तरीके से उनकी जो कोविड के अलग चैलेंजेस हैं, इकोनॉमी को रिवाइव करने के अलग चैलेंज, तो उनके सरकार के पास बहुत काम है करने को इस वक्त, इनके सेंट्रल बैंक को। तो लेकिन इसका जो एक्शन होगा वो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए घातक हो सकता है। अगर ये इकोनॉमी डूबेगी, ये ट्रिगर करेगी कोलैप्स को, ईस्ट एशियन टाइगर्स को। ईस्ट एशिया पैसिफिक की रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक पहले ही बता चुका है कितनी हालत खराब है, वो मैंने भी डिस्कस किया, प्लीज उस लेक्चर को देखिएगा। इसके बाद इंटर्न चाइना को जाएगा, और जिस तरीके से इनका जो एक्सपोर्ट बेस्ड ओरिएंटेड थे इनकी इकोनॉमीज, उस पर एक घातक प्रहार हो जाएगा। तो जिस तरह, और उसके बाद जो ट्रिगर करेगा ये सारा का सारा जो है, ये स्पाइरल इफेक्ट देगा। पहले एशियन इकोनॉमी, ईस्ट एशिया डूबेगा, उसके बाद एशियन इकोनॉमीज में आएगा इसका, और उसका जो रिpercussion है वो इंटर्न ग्लोबल जाएगा। फिर यूरोपियन यूनियन से होता हुआ अमेरिका भी छूता नहीं रहेगा। और टूरिज्म इंडस्ट्री पे मार, एविएशन सेक्टर पे मार पहले ही पड़ रही है। इसका जो कलेक्टिव फॉल आउट होगा वो भयावह होने वाला है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।